हाय गाइस, साल 2024 में मैंने ढेरों सारी कहानी आपको सुनाई है। बहुत सारी ऐसी कहानी थी जो अच्छी लगी आप लोगों को, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो बुरी लगी आप लोगों को। बहुत सारी हम लोग ने कॉन्स्पिरेसी थियोरीज के बारे में बात करी एंड बहुत सारी हम लोग ने कंट्रोवर्सीज भी करी ऑफ कोर्स ऑन द इंटरनेट। लेकिन अभी बात आती है उन वीडियोस की जो इस साल मिलियंस ऑफ व्यूज़ के हकदार हो चुके थे, जिसने बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिले जब मुझे लोगों से, तो मुझे पता चला कि ये सारे वीडियोस जो है ये लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इट्स अ गुड हॉरर स्टोरी। सो आई गेस अभी मैं इस वीडियो में आपको मेरी ऐसी 5 हॉरर स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसी 5 हॉरर स्टोरीज़ का ऐसा मैं रिवाइंड करना चाहता हूँ जो शायद से आप देखोगे तो आपको खौफ और मज़ा दोनों आए। लेकिन अभी वीडियो शुरू होने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, इमेजिन करो कि आधी रात में 2 बज रहे हैं। आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हो, अकेले। रास्ते पर कोहरा छाया हुआ है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। अचानक से आपको सामने से दिखता है कि एक बस आ रही है एंड आपको इस बस पे चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि उस रास्ते पे कोई भी गाड़ी नहीं है एंड आपके घर जाने वाली ये बस आखिरी है। कोई और होता तो डेफिनेटली चढ़ जाता, राइट? लेकिन यहाँ पे आपको कैसा लगेगा सुनने में? ये बस जो आपके घर जाने वाली है ये एक्चुअल में आपको घर नहीं लेके जाएगी, कोई अलग ही जगह पे लेके जाने वाली है, जहाँ पे पहुँचने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी क्योंकि वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं होगी कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। अब ये सारी बातें तो आपने इमेजिन कर ली होगी, राइट? लेकिन चाइना के किसी एक पैसेंजर ने इस चीज़ को फील किया था, महसूस किया था अपने नज़रों के सामने। एंड कई बार गाइज आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो गए जहाँ पे ना आपको अपने सोच पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ फैसले आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाल सकते हैं और कभी कभार आपके कुछ फैसले आपको बचा भी सकते हैं। एंड ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की ये जो कहानी है ये इतनी ज़्यादा डरावनी है, इतनी ज़्यादा खौफनाक है। जिस समय आप इस कहानी को सुनोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं उस समय उस सिचुएशन में वहाँ पे होता तो मैं उस समय क्या करता। अगर मैं भी उस समय उस सिचुएशन में होता तो मैं सुन पड़ चुका होता, क्योंकि ये कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी एक बस की है, उसके पैसेंजर्स की है। एंड गाइस, एक बात मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि उस बस का पैसेंजर बनना मतलब मौत को गले लगाने जैसा है। इनफैक्ट इस कहानी में एक ऐसी मिस्ट्री भी छुपी हुई है जो कि आज तक वर्ल्ड वाइड कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। इट्स द बिगेस्ट मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी ऑफ दिस प्लैनेट। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सो गाइस, जैसे मैंने कहा कि ये जो कहानी है ये चाइना की है। एंड गाइस, चाइना इस देश में एक बस रूट है जिसका नंबर है 375, जो कि युआनमिंग युआन से फ्रेगनेंट हिल्स तक का सफ़र तय करती है। एंड ये दोनों ही जगह के बीच में ज़्यादा फासला नहीं, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इट्स हार्डली 16 किलोमीटर्स। एंड गाइस, ये वैसी ही बस है जैसी कोई नॉर्मल बस होती है जो कि आमतौर पे लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है, लेकिन ये वाली बस लेट नाइट काम करने वालों के लिए है। एंड गाइस, ऐसे ही 14 नवंबर 1995 के आधी रात में ये बस अपने उसी नॉर्मल रूट में चल रही थी एंड एक जगह पे इस बस ने देखा कि कुछ पैसेंजर्स खड़े हैं। वहाँ पे उन्होंने बोला बस रोका। उस जगह का नाम था समर पैलेस। उस जगह पे कुछ 4 लोग खड़े थे। एक थे कुछ हस्बैंड वाइफ लग रहे थे, कपल थे, और एक बूढ़ी औरत और एक कुछ 20-22 साल का जवान लड़का था। वो दोनों बस में चढ़ गए। बस में चढ़ते वक्त उन्होंने ये बात देखी थी कि चढ़ने से पहले बस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग थे। एक था बस का ड्राइवर और एक थी बस की कंडक्टर। कपल्स जो थे बस ड्राइवर की पीछे वाली सीट उन्होंने ले ली। जो बूढ़ी औरत थी और जो लड़का था उन्होंने आमने सामने वाली एक सीट ले ली, आमने सामने बैठ गए थे वो दोनों। एंड गाइस, उस वक्त रात में कुछ 2 बज के गुजर चुके थे। ये जो बस थी ये इसकी आखिरी सवारी होने वाली थी। मतलब ये चीज़ कंफर्म थी कि ये सवारी हो जाने के बाद ये बस डेपो में जाके पार्क होने वाली थी। लेकिन गाइस, रास्ते पर इतना ज़्यादा फॉग था, इतना ज़्यादा कोहरा था कि बस के लाइट्स ऑन थे, फिर भी दिख नहीं रहा था ड्राइवर को आगे कुछ भी। विजिबिलिटी टोटल 0 थी
एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। तो इसके लिए बस ड्राइवर ने ये वाली बात सजेस्ट करी थी सारे इन लोगों को, कि एक एडवाइस मांगी थी कि क्या हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए या फिर हमें दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए। तो जो कंडक्टर थे, जो लाइक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का था, उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि हाँ, हमें दूसरे रास्ते से गुजरना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बस ड्राइवर के पीछे बैठे हुए कपल्स थे, उन्होंने इस बात को नाकार दिया था टोटली, कि नहीं, हम लोग को बस इसी रास्ते से, हम लोग को 1-2 मिनट का ही रास्ता है, हम लोग चल के पहुँच जाएंगे हमारे घर पे, तो हमको इस ही टर्न पे उतार दीजिए। गाइस, ये इस रूट का फाइनल टर्न था। अगले टर्न से ये जो बस ड्राइवर था, ये सारे पैसेंजर्स को उतारने वाला था, उनके घर तक पहुंचाने वाला था। लेकिन जो कपल्स थे वो वहीं पे उतर गए। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे। अंधेरी रात थी उस वक्त। रास्ते में एकदम सन्नाटा था, जंगलों जैसा रास्ता था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। और इतना सन्नाटा था कि किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय उस बस के इंजन की। किसी चीज़ की आवाज़ नहीं थी, एकदम साइलेंट था, पिन ड्रॉप साइलेंट। बस में कोई भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो ऑफकोर्स वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। बस उनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि अंधेरी रात में बस अपनी खिड़की के पास बैठ के वो बाहर का जो नज़ारा है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं, जो ठंडी हवा आ रही है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। एंड वो जो बूढ़ी औरत थी वो यही सब कुछ करके अपना वक्त काट रही थी। एंड उसी वक्त बस ड्राइवर ने बस को इमीडिएटली ब्रेक लगाया। वो जो लड़का था, लाइक वो इमीडिएटली शॉक्ड में उसने उस बस ड्राइवर पे चिल्लाया कि ये सब कुछ क्या है, आधी रात में ऐसे सुनसान जगह पर आप गाड़ी कैसे रोक सकते हो, दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे कितनी ठंड है। बस ड्राइवर पीछे मुड़ा, पलटा, उसने कहा कि ध्यान से देखो, रास्ते के बीच में 3 लोग खड़े हैं। उन्होंने इशारा किया है बस को रोकने का। बस ड्राइवर और उस लड़के की बात चल ही रही थी। एंड उसी समय वो तीनों लोग बस के अंदर आए, ऊपर चढ़े। एंड उन तीनों को देखकर बस में जितने भी लोग थे सब के सब डर गए थे, एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये सब कुछ क्या है। उन तीनों में कुछ भी खराबी नहीं थी, लेकिन उन्होंने राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहने हुए थे। एंड ऐसे लग रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा मैले कपड़े हैं। ऐसा लग रहा था या तो ये लोग मिट्टी से आए हैं या फिर ये सालों साल से इन कपड़ों को धोया नहीं गया है। एंड एक और एक वियर्ड बात थी उसमें कि जो बीच में खड़ा इंसान था ना, उसके जो दोनों हाथ थे वो बाकी लोगों के ऊपर थे। ऐसा लग रहा था कि बाकी जो 2 है वो इस बीच वाले इंसान को सहारा दे रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा था कि ये जो बीच वाला आदमी है उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है एंड बाकी जो 2 लोग हैं वो उसे घर तक पहुंचा रहे हो। लेकिन उनके कपड़ों का क्या, वो इतने ज़्यादा अलग क्यों है? जैसे ही वो तीनों उस बस में चढ़े थे, वो जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत ज़्यादा शॉक थी, लाइक वो अनकंफर्टेबल थी। उसने उस कंडक्टर को जाके ये वाली बात कही थी कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इन तीनों के बारे में, लाइक मुझे कुछ तो अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है इन तीनों के बारे में, लाइक कुछ तो गलत है। फिर उस कंडक्टर ने उस बूढ़ी औरत की बातें सुनने के बाद ये वाली बात कहा कि मैं भी इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे पास में ही थोड़े ही मिनटों की दूरी में एक थिएटर है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं, ये तीनों, ये उसी थिएटर से आए हैं, ड्रामा वाले लगते हैं ये लोग। फिर उस बूढ़ी औरत को और ज़्यादा लाइक ऐसा अनकंफर्टेबल महसूस होने लग गई थी वो, क्योंकि वो जो लड़का था जवान, वो तो शांत हो गया था कंडक्टर की ये सारी बातें सुनकर, लेकिन वो बूढ़ी औरत ना बहुत ज़्यादा अलर्टेड हो गई थी कि अगर ये ड्रामा वाले हैं तो ये कंडक्टर आके हमें क्यों कंसोल कर रही है। वो लोग भी ये बात बता सकते थे हमें। एंड अगर उस बीच वाले ने ज़्यादा पी रखी है तो उसके जो बाल है वो उसके पूरे चेहरे के ऊपर क्यों है। ये सारे सवाल उस बूढ़ी औरत के दिमाग में चल रहे थे, लाइक बहुत सारे, एकदम खिचड़ी पक रही थी। और फिर से उस बस में वही वाला सन्नाटा छा गया जो कि कुछ समय पहले था। एंड ये जो सवाल थे ना उस बूढ़ी औरत के दिमाग में घूम रहे थे बार बार, तो फिर वो बूढ़ी औरत ना अवॉइड नहीं कर रही थी इन बातों को। वो अपनी तिरछी नज़र से उन्हीं तीनों लोगों को बार बार देख रही थी, लाइक अपने साइड आई से उन तीनों को देख रही थी। एंड गाइस एक बात बोलो, अभी ना रास्ता कुछ ज़्यादा बचा ही नहीं था, बहुत नज़दीक थे वो लोग उस फ्रेगनेंट हिल से, लाइक बस पहुँचने ही वाले थे। एंड बस अभी उसी रूट पर आ गई थी जिस रूट से उनको ऑलरेडी ट्रैवल करना था, लेकिन उन्होंने एक टर्न लिया था। सो अब वो अपने डिफ़ॉल्ट रास्ते पर आ चुकी थी। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, बस में कुछ भी आवाज़ें नहीं थी, एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, मतलब पूरा सन्नाटा था। वो जो बस ड्राइवर था अभी उसको बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, उसकी आँख ही एकदम लग रही थी। बट धीरे से उसको थोड़ा सा होश आया, उसने देखा कि उसके बस के पास से एक काली बिल्ली गुजरी।
उसकी आंखें बड़ी हुई, उसने इमीडिएटली ब्रेक लगाया एंड वो जो बूढ़ी औरत थी वो झटके से उस लड़के के ऊपर जाके गिर गई। एंड उस लड़के ने पूछा कि क्या आप ठीक हो? एंड उस बूढ़ी औरत ने अपना मुंह चढ़ा के कुछ भी नहीं कहा एंड वो चुपचाप से अपने सीट पे जाके बैठ गई। एंड गाइस थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत फिर से खड़ी हुई है एंड उसने चिल्लाना शुरू किया कि उसका जो पर्स था वो उसे मिल नहीं रहा था, गायब हो गया है। एंड उसका कहना ये था कि पिछले बार जब बस वाले ने अपना ब्रेक लगाया था उस समय ये जो लड़का था उसके सामने जो बैठा था उसने उसका पर्स चुरा लिया था। ये सब कुछ सुन के वो जो लड़का था बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने पर्स बिल्कुल भी नहीं चुराया, अगर आपको चाहिए आप मेरी तलाशी ले सकते हो। लेकिन वो बूढ़ी औरत उस लड़के की एक भी बात नहीं सुन रही थी। उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मेरी इसमें कोई भी आई एम लिटरली इनोसेंट। वो बूढ़ी औरत ने उसको एक चमाट भी मार दिया था उस समय एंड ही वॉज वेरी शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। ये सब कुछ ड्रामा देखने के बाद वो जो बस कंडक्टर एंड वो जो बस ड्राइवर थे उन्होंने बोला कि शायद से आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे नहीं करना चाहिए, आपको बस से नीचे उतर जाना चाहिए, यहाँ पे पास में ही पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे जाके इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड उस समय जब ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, उस बूढ़ी औरत को वो जिस इंसान के बाल पूरे चेहरे पे आ रहे थे उसकी हंसी भी उसको सुनाई दे रही थी। एंड उसी समय वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का उस बस से नीचे उतर गए। उतरने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला है। लेकिन वो औरत के चेहरे पे अभी कोई भी टेंशन नहीं थी। शी वॉज वेरी रिलैक्स्ड क्योंकि उसके सर से ना बहुत बड़ा टेंशन गया है, ऐसा उसकी शक्ल पे लग रहा था। वो लड़के ने फिर उस औरत को पूछा कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों करी है, मैंने तो कुछ भी चोरी नहीं करी है। फिर उस औरत ने बोला है कि इतनी आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, सच बताओ तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है ये सब कुछ करके। एंड उस लड़के को ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए उस औरत ने उस लड़के को एक कहानी सुनाई। फिर बूढ़ी औरत ने एक बात कही उस लड़के को कि जैसे वो जो 3 लोग थे जब वो लोग बस में चढ़े तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि कुछ तो गलत है इनके साथ, कुछ तो वाइब चेंज है, कुछ तो नेगेटिव है इनके साथ। एंड यही सब महसूस जब मैं कर रही थी तो मैं कॉन्स्टेंटली उनके तरफ अपनी नज़र रख रही थी, अपनी तिरछी नज़र में हमेशा उनको रखा हुआ था कि कुछ तो है यहाँ पे जो मुझे अभी पता चलेगा। फिर जैसे ही एक हवा का झोंका आया तो जब वो बीच वाले की जो बाल थे वो जब हवा में उड़े तो उस समय मैंने देखा कि उसकी कोई शक्ल ही नहीं थी। ही वॉज अ फेसलेस घोस्ट। एंड अगर किसी का चेहरा नहीं है तो ये एक पैरानॉर्मल एंटिटी हो सकती है। एंड जब मैंने तीनों लोगों के पैरों की तरफ भी देखा था तो मैंने एक चीज़ देखा कि उन तीनों में से किसी के भी पैर भी नहीं हैं। एंड इससे पहले हम उनके शिकार बनते, उसी से पहले मैंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया कि इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ से निकले जल्द से जल्द। एंड हमको इनका शिकार नहीं बनना चाहिए, इनका शिकार बनना मतलब जैसे मौत को करीब करना हुआ। ये सारी बातें सुन के वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसने उस औरत को एक हक कर लिया था। एंड फिर उस लड़के ने एक सजेशन दिया उस औरत को कि हमारी तो जान बच गई लेकिन वो जो बस कंडक्टर और वो जो बस ड्राइवर है उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो एक काम करते हैं हम पुलिस को जाके जल्द से जल्द इत्तला कर देते हैं, शायद से उनकी जान बच जाए। एंड गाइस आपको भी पता है कि कभी भी ऐसी कोई हॉरर या मिस्टीरियस कोई भी बात होती है तो जो पुलिस वाले रहते हैं वो इस पे इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, ये सब चीज़ अटेंशन नहीं देते। वो लोग गए, उन्होंने ये सारी बातें बताई पुलिस को एंड वही हुआ। बिल्कुल भी उनको फोकस नहीं मिला, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिला। एंड ये सारी बातें देखकर वो बूढ़ी औरत और वो जो जवान लड़का था वो वहाँ से निकल गए, ये सोच के कि चलो उन दोनों की जान नहीं बच सकी होगी लेकिन हमारी तो जान बच गई। लेकिन गाइस अभी आपको लग रहा होगा कि ये जो कहानी है, ये जो हॉरर स्टोरी ये यहीं पे खत्म हो गई होगी, राइट? नहीं, अभी जो मिस्ट्री है, अभी जो हॉरर है वो तो बस अभी शुरू हुआ है। गाइस 14 नवंबर को ये वाली बस अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकली थी लेकिन ये कभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची ही नहीं। पुलिस को जैसे ही ये बात का पता लगा उन्हें याद आई वही बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का। फिर वो जो पुलिस वाले थे वो 15 नवंबर के टाइम पे बाहर निकले इस बस को ढूंढने के लिए, आसपास के सीसीटीवी कैमरा में पता लगाने के लिए। तो एक सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात पता चली, जिस स्टेशन पे या फिर जिस जगह पे वो बूढ़ी औरत और वो यंग लड़का उतरे थे उस बस के बाहर, वहीं तक का सीसीटीवी फुटेज इस पूरे इलाके में कैप्चर्ड है। उसके आगे किसी भी सीसीटीवी कैमरा में वो बस कैप्चर ही नहीं हो पाई, कहीं पे भी वो बस की विजिबिलिटी ही नहीं थी कि वो बस एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। इट इज सो स्ट्रेंज, लिटरली मिस्टीरियस। पूरा दिन उस बस को ढूंढने के बाद वो बस नहीं मिली। उसके अगले दिन लेकिन उनको उस बस का पता चला एंड जैसे ही उस बस का पता चला वो सब के सब वहां पे भागते हुए गए। जाते समय उनको एक बात पता चली कि ये जो बस है ये फ्रेगनेंट हिल्स के आसपास नहीं है, फ्रेगनेंट हिल्स से 100 किलोमीटर दूर
एक नदी में डूबी हुई मिली है ये बस। सब के सब वहां पे भागते हुए गए, सब लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। पूरी पुलिस फोर्स ने मिलके उस बस को बाहर निकाला। एंड फिर जब बस को बाहर निकाला गया तो उस वक्त जो बस के अंदर मिला उससे सब लोग शॉक हो चुके थे। मैं जब खुद ने सुना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो चुके थे उस वक्त। उस बस में मिली 3 लाश, एक बस ड्राइवर की, दूसरी उस बस कंडक्टर की और तीसरा वही आदमी का जो कि उन दोनों लोगों के बीच में बैठा हुआ था, जिसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। एंड गाइस, आपको पता है कि सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या थी? सिर्फ 2 दिन हुए थे उन लोगों को मर के, लेकिन इन लोगों की बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी, इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी सिर्फ 2 दिन के अंदर, वो भी पानी के अंदर। ये पॉसिबल कैसे है? एंड गाइस, ये जो बस थी विदाउट एनी स्टॉप फ्रेग्रेंट हिल से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक इस रिवर में आई कैसे? इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? फिर पुलिस ने जो पेट्रोल की टंकी थी उसको ओपन किया। पेट्रोल के टैंक में पेट्रोल का एक बूंद भी नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर था और वो था खून। एंड गाइस, आज तक इनमें से एक भी सवाल का जवाब किसी को भी नहीं मिला इस दुनिया में कि आखिर 2 दिन पुरानी लाश इतनी ज्यादा कैसे सड़ सकती है, कि सिर्फ 2 दिन हुआ है, वो भी पानी के अंदर है ये वाली लाश, एंड वो भी डिकम्पोज, सड़ चुकी है पूरी तरीके से। हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड एक बस जिसकी जो ताकत है, जिसमें जो पेट्रोल है, वो ही शायद से सिर्फ फ्रेगनेंट हिल्स तक का भराया गया होगा, एंड वो भी फ्रेगनेंट हिल्स के कुछ 100 किलोमीटर दूर किसी नदी में पड़ी हुई है ये वाली बस। हाउ इज दैट पॉसिबल? बस ने जब उस बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के को जब छोड़ा एक जगह पे, वहीं तक की सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है और उसके आगे की कहीं की भी सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है, जबकि हर एक जगह पे सीसीटीवी अवेलेबल है, हर एक रास्ते पर, एंड वो नहीं दिखा। हाउ इज दैट पॉसिबल? एंड गाइस, सबसे बड़ा सवाल कि वो आसपास के लोग कौन थे जिन लोगों ने उस शराबी इंसान को पकड़ के रखा था? क्या ये कोई भूत प्रेत थे? क्या ये कोई आत्मा थी जिन्होंने उस आदमी को मारा और बाद में बस कंडक्टर और उस ड्राइवर को भी मार दिया? कौन है? आज तक इन सवालों का जवाब किसी को भी नहीं मिला। इट इज दैट मिस्टीरियस। एंड गाइस, मुझे ना एक बात बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगी थी कि ये बस ड्राइवर ने वही वाला रूट क्यों चूज किया जहाँ पे वो 3 लोग उसको मिलने वाले थे? क्यों? क्या उसको ये वाली बात पहले से ही पता थी? देखो, इन माई सिंपल वर्ड्स, ये वाली बात कभी भी कहीं पे प्रूव नहीं हुई है कि ये जो मिस्ट्री है ये कभी प्रूव नहीं हुई है कि क्या हुआ था असल में उस रात में, वो बूढ़ी औरत और वो जवान लड़के से क्या है ये सब चीजों का कनेक्शन। लेकिन एक चीज मैं मानता हूँ कि वो बस ड्राइवर एंड वो कंडक्टर की मौत बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन गाइस फिर भी इसकी रियलिटी क्या है वो हमें आज तक नहीं पता चलेगी। एंड गाइस, मेरा मानना ये है कि आज भी हर रात को वो जो बस है वो आज भी निकलती है फ्रेगनेंट हिल्स के रास्ते पे निकलने के लिए। आज भी लोगों को वो अपना शिकार बनाती होगी, आज भी वो बस उसी रास्ते पे आधी रात में चलती होगी। सो गाइस, अब इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि जब भी आप आधी रात में कहीं पे भी बाहर जाओ तो एक चीज़ का ना हमेशा ध्यान रखना कि जिसके भी साथ आप ट्रैवल कर रहे हो उसको एक चीज आप हमेशा कह देना कि जिस रास्ते को आप जानते हो उसी रास्ते से ट्रैवल करना। वरना ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैब ड्राइवर हो या कोई भी ड्राइवर हो वो आपको एक अलग ही सुनसान रास्ते से लेके जा रहा हो एंड आपको लग रहा हो कि आप 2 लोग हो, लेकिन असल में आप सिर्फ एक ही हो। उस सुनसान से रास्ते पर वो ड्राइवर है ही नहीं, कोई गाड़ी चला ही नहीं रहा है, बस आप बैक सीट पर अकेले बैठे हुए हो। सो गाइस, अब ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मेरा नाम है अमान पारकर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया। ये कहानी जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ ये हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के बारे में होने वाली है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है अंधेरी रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे भारत देश के मुंबई शहर में सिचुएटेड है। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अमान भाई आपने तो कहा है कि दिस इज़ अ हॉरर स्टोरी एंड एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हॉरर कैसे हो सकता है जब वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत हपड़ा दपड़ी में होती है, वहाँ पे हादसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और हादसों से मेरा मतलब है मौत। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त देवांश की, जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था एंड मैं बचपन से जानता हूँ एक्चुअली मेरे दोस्त को। अभी रिसेंटली हम लोग एक गेट टुगेदर में मिले थे एंड तभी ये कहानी मुझे पता चला। हम लोग गेट टुगेदर में गाइस हम लोग हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे थे एंड हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बात करते करते ऑफकोर्स देवांश ने बोला कि मेरे पास भी एक हॉरर स्टोरी है एंड उसने अपनी कहानी सुनाई।
जब उसने अपनी कहानी सुनाई ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एकदम बनावटी कहानी है ये, एकदम ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने मुझे इस कहानी के एकदम गहराई में लेके चला गया, जब उसने अपने बड़े भाई से भी मेरी बात कराई कि देखो ये मान नहीं रहा है, फिर उसके बड़े भाई ने भी कहा कि एकदम सच्ची कहानी है, फिर मैं भी और जब गहराई में गया इस कहानी के, आई वाज लाइक कि दिस इज़ डेफिनेटली अ ट्रुथ। ये एक कहानी तो है लेकिन उससे बढ़कर ये एक खौफनाक कहानी है। ये सुन के मेरा ही नहीं किसी भी इंसान का दिल पूरी तरीके से एकदम घबरा उठेगा। अब ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ तो शायद से आप भी वही महसूस कर पाओ जो उस रात को मैंने महसूस किया था। गाइज ये कहानी है साल 2024 की, अभी की कहानी, एक्चुअली जून में हुआ था ये सब कुछ। ये उस दौरान की बात है जब मेरा दोस्त देवांश सेल्समैन का काम किया करता था। अंधेरी डीएन नगर में उसकी ऑफिस थी, वो वहाँ पे काम किया करता था। एंड एक सेल्समैन का जॉब ना काफ़ी सिंपल सा था जो उसको दिया गया था। इट वाज कि आपको ऑफिस टू ऑफिस जाना है और जाके आपको ऑर्डर्स लेने हैं जो हमारी कंपनी सेल करती है, वैसा किया करता था। एंड गाइस द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि ये एक बहुत सिंपल सी नौकरी थी, 9 to 5 जॉब, दैट्स इट। गाइस अब ये एक बार की बात है जब देवांश को एक ऑफिस में जाना था क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। एंड उसके ऑफिस से उसको एकदम चेतावनी मिली थी कि इस ऑर्डर को लिए बिना तू कहीं पे भी नहीं जाएगा, तू घर नहीं जा सकता, कितने भी बजे रात के तेरे को रहना ही पड़ेगा वहाँ पे। फिर वो उसी ऑफिस में बैठा रहा। एंड इट वाज अ कॉल सेंटर, बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे बिजी रहते, कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। एंड जिस दिन वो वहाँ पे गया था बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स चल रही थी अंदर कैबिन में। एंड इसने बोला कि मुझे तो बस ऑर्डर कंफर्मेशन चाहिए, फिर भी इतना ज़्यादा समय लग रहा है, इतना ज़्यादा समय लग रहा है, मैं क्या करूँ। उसने अपना फ़ोन यूज़ करना चालू किया। फ़ोन यूज़ करते 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 उसने अपनी फ़ोन की पूरी बैटरी भी डेड कर दी थी। वो बहुत बोर हो चुका था। लेकिन फाइनली उसको अंदर बुलाए, एंड अंदर बुलाने के बाद उसको ऑर्डर कंफर्मेशन मिल गया। मिलने के बाद उसने टाइम के ऊपर देखा अपने वॉच के तरफ, तो ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे। उसने बोला अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा यार। फिर वो जल्दी से उठा एंड उसने मेट्रो लिया डीएन नगर से अंधेरी तक। वहाँ पे पहुँचने के बाद लोकल ट्रेन के लिए अब वो वेट करने लग गया था क्योंकि उसको लोकल ट्रेन से ही अंधेरी से भाईंदर जाना था। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अंधेरी में शाम के 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पीक आवर रहता है। मतलब वहाँ पे कोई भी जाओ, आप बहुत मुश्किल से उस ट्रेन में जा पाओगे। अगर आप जाओगे तो आपको लटक लटक के जाना पड़ेगा क्योंकि उस वक्त अंधेरी में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज रहते हैं वो छूट जाते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ से लोग, उनका साइन आउट टाइम होता है वो, तो उस वक्त वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अंधेरी स्टेशन से। एंड यही सेम चीज़ अभी देवांश के साथ भी हो रही थी। एंड देवांश तो लाइक चढ़ ही नहीं पा रहा था क्योंकि अभी मालूम है क्या हुआ था गाइस कि ट्रेन के पास आते आते उसको ऐसा लग रहा था बार बार कि उसकी जो तबीयत है ना वो भी एकदम ख़राब हो गई है। मतलब जैसे वो मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था उसको अभी लग रहा था कि अभी वो सिर्फ थका ही नहीं है, अभी उसको बुखार भी चढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो उसके दिमाग में ना बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे बस अपने घर पे जाना है, मुझे जल्दी से जाना है। लेकिन गाइस अभी वो ये सारी चीज़ें देख रहा था कि अभी ट्रेन भी भरी हुई जा रही है, अभी मेरी किस्मत ही कुछ इस तरीके की है शायद से। फिर उसने बोला मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा पीक आवर ठंडा होगा मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। एंड गाइस देवांश की भी बात असल में कुछ गलत नहीं थी, एकदम सही थी। क्योंकि जो मुंबई लोकल ट्रेन होता है ना वो कोई भी मजाक की चीज़ नहीं है। आप कोई भी लोकल ट्रेन देख लेना, लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन इज़ द मोस्ट मैसियर लोकल ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे खड़े रह के जाना तो छोड़ो, आपको यहाँ पे 150 लोगों के बीच में एकदम दब के जाना पड़ता है। एकदम जो अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान रहेगा उसका तो दम घुट जाएगा अंदर, क्योंकि गाइस वहाँ पे सिटिंग एरियाज़ बहुत कम होते हैं एंड स्टैंडिंग में ही जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब हर रोज़ 3-3.5 हज़ार लोग ट्रैवल करते हैं अंधेरी से। एंड ये चीज़ ऑफकोर्स इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है। एंड गाइज वहीं पे देवांश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसने बोला मैं इंतज़ार कर लूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इस भीड़ में तो नहीं जाने वाला, मैं आराम कर लेता हूँ। फिर वो इंतज़ार करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा। एंड अभी उसको पता भी नहीं चला कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि अब उसकी आँख लग चुकी थी। काफ़ी समय बाद देवांश की आंखें खुली एंड वो अंधेरी के उसी रेलवे स्टेशन के किसी एक बेंच पर से उठा, आसपास नजरें घुमाई एंड उसने देखा कि पूरा रेलवे स्टेशन खाली था, सिर्फ सन्नाटा। देवांश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अंधेरी रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आज तक कभी किसी ने अंधेरी रेलवे स्टेशन को इतना ज़्यादा खाली देखा है। किसी ने कभी खाली देखा ही नहीं है। हमेशा लोगों का आना जाना वहाँ पे, चाहे सुबह में हो, शाम में हो, रात में हो, हमेशा वो भरा पड़ा रहता है।
फिर उसने आसपास अपनी नज़रें घुमाई देवांश ने, एंड उसने रेलवे स्टेशन पे लगी एक घड़ी की ओर देखा, एंड उस पे लगा हुआ था 1:30 बजे। 1:30 बज रहे थे उस समय, आधी रात के। फिर उसको पता चला कि 1:30 बजे एक रेलवे स्टेशन पे होना, वो भी मुंबई रेलवे स्टेशन पे, वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ हो सकती है गाइस, क्योंकि उस समय कोई इंसान कहीं पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि 1:30 बजे आखिरी ट्रेन पहुंच जाती है विरार। इट्स द लास्ट ट्रेन, और वो भी निकल चुकी थी वहाँ से, और पूरे स्टेशन पे सन्नाटा छाया हुआ था। एंड गाइस, देवांश एक नॉर्मल सा सेल्समैन था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उबर या ओला कर सके ये सब चीज़ों के। एंड गाइस, ऑफकोर्स उसके फ़ोन की भी बैटरी डेड हो चुकी थी, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा था। एंड देवांश ने सोचा कि अभी 1:30 बज ही गए हैं, अभी सिर्फ बस कुछ ही घंटे बाकी है, एंड मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। मतलब 4 बजे की ट्रेन होती है फर्स्ट इन मुंबई लोकल, सो मैं उसका वेट कर लेता हूँ। 4 बजे तक का उसको वेट करना था देवांश को। फिर उसने बोला चलो ठीक है, अब रात काफ़ी हो गई है, मैं जाके एक बेंच पे जाके सो जाता हूँ। एंड गाइस, फिर वो एक बेंच पे जाके फ़िलहाल के लिए बैठ गया। एंड अब ये कहानी शुरू होती है। वो जैसे ही उस बेंच पे बैठा था ना गाइस, उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई तो उसको घूर के देख रहा है। उसके ठीक पीछे एक पिलर था, एंड उसको बार बार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई तो उस पिलर से उसको झांक झांक के देख रहा है। वो बार बार पीछे पलट के देख रहा था देवांश, लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था। कम से कम 5 मिनट गुजर चुके थे, एंड उसको अभी तक ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है, उस पिलर के पीछे उसको घूर घूर के देख रहा है। फिर हार के देवांश ने थोड़ी सी हिम्मत करी, एंड वो गया उस पिलर के पीछे, एंड देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसको थोड़ी सी राहत मिली, उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस उसका एक वहम था। फिर वो अपनी उसी बेंच के पास वापस जाने ही लगा कि अचानक से उसको दिखा कि वहाँ पे 3 लोग बैठे हैं। तीनों के तीनों आदमी थे, एंड वो रेलवे ट्रैक की ओर घूर के देख रहे थे। लेकिन अभी देवांश उनके पास गया ही नहीं। उसने बोला कि मुझे कुछ तो यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, ये तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल टाइप के लग रहे हैं, इंसानों जैसे तो नहीं लग रहे मेरे को। तो फिर उसने मन में क्या किया, उसी के बगल में थोड़े से दूर में वहाँ पे एक स्टोन मेड ऐसी एक सीट बनाई गई थी फुल फ्लैट, जिसके ऊपर वो आराम से लेट सकता था। तो वो वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके लेट गया। अब ना कुछ ही सेकंड बाद वो ऐसा लेटा हुआ है आंखें बंद करके, एंड वो सुन सकता था कि वो लोग कुछ तो बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसने इग्नोर किया, उसने बोला रहेगी कुछ बात कर रहे रहेंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन अभी कुछ मिनटों बाद वो बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो तीनों लोग मिलके अभी रो रहे थे, चीख रहे थे। उस पूरे रेलवे स्टेशन में उनकी आवाज़ें गूंजने लग गई थी। देवांश बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था, उसकी जो सांसें थी अभी ऊपर नीचे हो रही थी। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन उसको उस वक्त तक एक बात समझ में आ गई थी कि ये लोग जो भी है इंसान तो नहीं है। कैसे ये सब कुछ सुनने के बाद फिर भी देवांश ने एक करवट ली, अपने चेहरे को दूसरे तरफ करके वो वहाँ पे लेट गया। थोड़ा वक्त गुजर चुका था, सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन अब अचानक से उसके पैर पे कुछ तो टच हुआ। उसने अपनी नज़रें अपने पैरों की तरफ करी और देखा कि वो तीनों लोग वहीं पे उसके पास ही बैठे हुए थे, उसके तरफ देख रहे थे मुस्कुराते हुए। इन्होंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा मराठी में कि तू पण मरशील ना। गाइस, दिस इज़ अ मराठी सेंटेंस। इसका मतलब हिंदी में होता है कि तू भी मरने वाला है ना। ये सब कुछ सुनने के बाद देवांश बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। वो एकदम कांपते हुए वहाँ से अपना बैग लिया एंड वहाँ से दूर भागा। भागते भागते उसने रेलवे ट्रेन के एक घड़ी की तरफ देखा, वहाँ पे लिखा हुआ था 1:30 बजे। इतना वक्त गुजर चुका था उस लोकल ट्रेन स्टेशन में, लेकिन फिर भी वापस से वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1:30 ही बज रहे थे। इट वॉज अ शॉक। अभी के लिए देवांश को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत में देवांश उस पूरे स्टेशन में अकेला था, उसकी मदद करने वाला भी कोई भी नहीं था। फिर भी वो भागते भागते उस रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास पहुंचा। लेकिन फिर वापस से उसके पीछे से उसको एक आवाज़ आई, अरे सांग ना, तू पण मरशील ना। ये सुनने के बाद देवांश ने पीछे मुड़कर देखा कि वो ही तीनों उसकी ओर भागते हुए आ रहे थे। देवांश ने अभी ये सब कुछ सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसको वापस से एक चीज़ मराठी में सुनाई दी थी, जिसका मतलब हिंदी में होता है कि हमारे पास आ जा, हम लोग सिर्फ मुर्दे ही तो है, सिर्फ मर चुके हैं, हम तुझे कुछ करेंगे नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद ऑफकोर्स ऐसे समय पे इंसान को सिर्फ भगवान ही याद आएगा। इन देवांश को भी आ रहे थे। उसको थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा याद था, उसने वो पढ़ा एंड वो पढ़ते पढ़ते वहीं पे बेहोश पड़ गया। सुबह सुबह देवांश की आंखें खुली एंड उसको एक सफाई वाले ने असल में उठाया था। वो जो टिकट काउंटर था उसके कोने में जाके वो बेहोश हो गया था। उसको उठाया एंड उसने वक्त के तरफ देखा तो टाइम पे 5 बज रहे थे।
वो भागते हुए ट्रेन के पास गया है, उसने अपनी ट्रेन पकड़ ली भाईंदर के लिए। फाइनली वो पूरे समय बस एक ही चीज़ सुन रहा था, वही चीज़ उसके कानों में गूंज रही थी कि ये सारी चीज़ें हुई है कि नहीं है, क्या ये सिर्फ मेरा सपना था। एंड फिर फाइनली भाईंदर रेलवे स्टेशन आ गया और वो बस उतरने ही जा रहा था कि उस गेट के पास, उस डोर के पास, उस दरवाजे के पास वो ही तीनों खड़े थे। एंड उन्होंने वापस से वो ही सवाल पूछा कि तू अपन मरशिल ना, मतलब तू भी मरने वाला है ना। लेकिन गाइस इस बार देवांश भागते हुए, उन तीनों को छोड़ते हुए वहां से भागा एंड अपने घर की ओर भागा, सीधा अपने घर के अंदर गया एंड जाके उसने करण, उसका जो बड़ा भाई था, उसको जाके ये सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें हुई है भैया मेरे साथ, मैं क्या करूं। करण ने फिलहाल के लिए उसको थोड़ा सा शांत कराया, उसको बोले कि भाई तू थोड़ी देर के लिए सो जा, हम सुबह उठ के देखते कि क्या होगा यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए सो जा। अगले ही दिन दोपहर और शाम के बीच में वो लोग एक मंदिर के पास गए, वहां पे पुजारी को ये सारी बातें बताई, लेकिन पुजारी ने भी कोई ऐसा एकदम डायरेक्ट चीज़ें कुछ ऐसी बताई नहीं कि ये सब चीज़ क्यों हुई है एंड हमें क्या करना चाहिए। बस वो लोग इतना ही कह रहे थे कि हनुमान चालीसा याद रखो, पूजा पाठ करो वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ही बोल रहे थे। कुछ भी ऐसा ढंग की चीज़ उनको नहीं मिल रही थी कि मैं अब ये चीज़ें निकालूँ कैसे अपने दिमाग से। पूजा पाठ तो मैं कर लूँगा, लेकिन उसको डर था कि वही तीनों उसको वापस से ना मिल ले। फिर कुछ देर बाद देवांश के बड़े भाई करण को एक चीज़ याद आई कि बहुत सालों पहले अंधेरी में ही उनका एक दोस्त लाइक नाइट टेक्नीशियन का काम करता था फॉर एरर एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। एंड फाइनली फिर वो दोनों देवांश एंड करण उसके दोस्त के पास चले गए। उसके दोस्त के पास जाने के बाद उन्होंने ये सारी बातें बताई कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके दोस्त का नाम सनी था बाय द वे। फिर सनी ने कहा कि हाँ तो ये हुआ मतलब क्या। फिर उन्होंने बोला अरे मैं पूरी तरीके से डर चुका हूँ, इसका मैं करूँ क्या और ये सब चीज़ें हुई क्यों है। फिर सनी ने कहा कि मुंबई लोकल में साल में 2000 से ज़्यादा लोग मरते हैं, कभी गिर के मर जाते हैं, कभी तड़प तड़प के मर जाते हैं, कभी कोई करता है। एंड मुंबई लोकल रेलवे स्टेशन में ऑफ कोर्स अंधेरी रेलवे स्टेशन का भी नाम आता है, जहाँ पे भी ऐसे हादसे बहुत ज़्यादा हुए हैं। अगर कोई करके मरे तो भी उसको प्रेत आत्मा ही बनना है, अगर कोई गलती से यहाँ पे कट के मरे उसको भी प्रेत आत्मा बनना है। किसी भी हालत में अगर किसी की भी रेलवे स्टेशन पे मौत होती है उसका एक प्रेत आत्मा बनना तो निश्चिंत है। फिर देवांश ने पूछा कि लेकिन वो तीन लोग कौन थे, उनका ये सब चीज़ों से क्या लेना देना। फिर सनी ने कहा ये सब मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि रेलवे स्टेशन बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड होते हैं। इन ये जो काले साए हैं ना, इनका तो काम ही ये है कि जब एक पूरा रेलवे स्टेशन या फिर एक पूरा इलाका जब सन्नाटे से भरा हुआ रहता है, अंधेरे से भरा हुआ रहता है, तब ये लोग बाहर निकलते हैं सन्नाटे में चीख चीख कर अपने मौत का मातम मनाने। उस दिन के बाद से देवांश का तो एक नियम सा ही बन गया था कि चाहे ऑफिस का कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मैं 5 बजे से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि उसको उस दिन अपनी जान की कीमत समझ में आई कि आधी रात को अपने घर से बाहर रहना, एक अंधेरी से जगह पे रहना, इसका मतलब यही होता है कि हम आत्माओं के बसेरे के बीच में हैं, और आत्माओं के बसेरे के बीच में रहना मतलब मौत के करीब रहना। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस जगह को आप इतना ज़्यादा भरा हुआ देखते हो, इतना ज़्यादा क्राउडेड देखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त भरा हुआ ही रहता है। कभी ना कभी तो वो सन्नाटे से भरा हुआ होगा ही। आधी रात में जाइए उस जगह पे, आपको पता चलेगा कि उस जगह से ज़्यादा खतरनाक कोई जगह नहीं होता, उस जगह से ज़्यादा खौफनाक कोई जगह नहीं होता। चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, इट डजंट मैटर, चाहे वो कोई भी रेलवे स्टेशन हो, काले साए हर जगह पे भटकते रहते हैं। इन चीज़ों से चौकन्ने रहिए। एंड मैं एक और एक बात बता रहा हूँ, मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आप मत जाइए, लेकिन आधी रात में मत जाइए। शुक्रिया। गाइस, महाराष्ट्र में एक इलाका आता है जिसका नाम है कोंकण। एंड गाइस, ये जो कोंकण इलाका है ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। यहाँ के माउंटेन्स खूबसूरत है, यहाँ के जो नेचर आपको देखने मिलता है खूबसूरत है, जो यहाँ पे झरने हैं, वाटरफॉल्स है, वो यहाँ पे इतने खूबसूरत है। लेकिन यहाँ की जो हॉरर स्टोरीज है ना गाइस, वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। आपने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा ऐसी खौफनाक कहानियाँ जो कि इस कोंकण इलाके में बेस्ड है। लाइक हम लोग बचपन से ये सुनते हैं कि राजस्थान में है, भानगढ़ फोर्ट में है, कुलधारा विलेज में है, या फिर गुजरात का डुमस बीच हो गया। लेकिन महाराष्ट्र के कोंकण इलाके जैसी खौफनाक कहानी आपने सीरियसली नहीं सुनी होगी। यहाँ पे ना ही सिर्फ भूत प्रेतों की कहानियाँ आती, पंचतंत्रों की कहानियाँ तो यहाँ पे लाइक ऐसी है नहीं, सारी कहानी एकदम रियल होती है यहाँ पे। लेकिन जो काले जादू की कहानी है ना, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। एंड गाइस, ऐसी ही एक कहानी है भूत प्रेत की, जो कि यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे कोंकण इलाके का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टोरीज में से एक है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरर स्टोरीज लिटरली। ये कहानी एक गांव के बारे में है जहाँ पे शहर से एक लड़की गई थी, लेकिन उसके साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे दर्दनाक खौफनाक हादसे हुए कि वो दोबारा इस गांव में मुड़कर भी कभी नहीं देखी। क्या हुआ था उसके साथ वो सब आपको आगे पता चलेगा। बताया जाता है कि यहाँ पे एक आत्मा रहती है जो कि इतने ज़्यादा गुस्से में है, इतनी ज़्यादा आग बबूली है कि वो किसी की भी जान लेने के लिए एक पैर पे खड़ी है। क्या हुआ था उसके साथ, ये गुस्सा किस बात का है, वो सब पता चलेगा आपको आगे इस वीडियो में। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है अर्पिता की, जो कि कोंकण के एक गांव में रहा करती थी 20 साल पहले उसके शिफ्ट होने के। अभी फ़िलहाल के लिए वो शहर में रह रही है क्योंकि 20 साल पहले उसकी दादी ने उसको भेज दिया था शहर में पढ़ाई करने के लिए। एंड गाइस जब भी वो अपने गांव में रहती थी तो उसकी दादी ही उसका देखभाल किया करती थी, क्योंकि बहुत बचपन में उसके माँ बाप ऑफ हो गए थे, लाइक दे वर नो मोर, तो फिर सारी जिम्मेदारियाँ उसकी दादी के ऊपर ही आ गई थी। लेकिन उनको भी ऐसा लग रहा था कि गाँव में एक इंसान कितना ही ज़्यादा आगे बढ़ पाएगा, तो उसे शहर भेज दिया था। लेकिन अभी 20 साल बाद जाके ये जो लड़की है वो अपने गांव में लौटने वाली थी। उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड अब वो फाइनली गांव में आ चुकी थी। गांव में आने के बाद वो अपने दादी को मिली एंड उसने देखा कि बहुत सारे लोग आ गए उसको मिलने के लिए, बहुत सारे लोग आसपास हैं। एंड वो ये सब कुछ देख के थोड़ी सी ऑकवर्ड हो रही थी, उसको वियर्ड लग रहा था कि अरे ये सब लोग मुझे कैसे जानते। फिर उसकी दादी ने कहा कि तू जब यहाँ से निकली थी तब तू बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसके लिए शायद से तुझे याद नहीं होगा, लेकिन इन्हें तू बखूबी याद है। एंड उसी भीड़ के बीच में एक बहुत अलग सा ही चेहरा था, एक आदमी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ मुस्कुरा रहा था अर्पिता को देखकर, एज इफ़ कि वो बहुत टाइम से जानता हो इस लड़की को। लेकिन फिर भी अर्पिता उसको देख के लाइक कुछ खास ऐसा मोमेंट नहीं कर रही थी कि वो जानती हो उस इंसान को। फिर वो लड़का सामने आया एंड अर्पिता के कंधे पे उसने हाथ रखा एंड उसने पूछा कि तुमने मुझे पहचाना। फिर अर्पिता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी एंड उस लड़के के चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अर्पिता जानती ही नहीं है उसे। अर्पिता ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती। फिर लड़के ने बोला अरे मैं अभिषेक, तुम्हारा अभी हम लोग बचपन में कितना ज़्यादा खेला करते थे, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकते, एटलीस्ट मेरा चेहरा तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। फिर उस वक्त अर्पिता की दादी ने उस वक्त बुला लिया एंड वो अपने घर के अंदर चले गए एंड देख सकती थी कि वो अपने आप में ही कुछ तो बात कर रहा है। फिर अर्पिता को देख के ऐसा लगा कि थोड़ा सा उसे अजीब लग रहा था कि अपने आप में ही क्या बात कर रहा है। फिर अभी कुछ समय बीत चुका था एंड अर्पिता भी आराम से फ्रेश हो गई थी, उसने कपड़े वगैरह सब बदल लिए थे अभी, लेकिन फिर भी वो शहर में रहने वाली लड़की थी एंड उसे अभी ना सिगरेट पीने की तलब हो रही थी। फिर उसने बोला कि मैं घर के आसपास तो नहीं पी सकती, मुझे कहीं पे दूर ही जाना पड़ेगा। फिर वो जैसे ही घर से बाहर निकली उसने देखा कि वही लड़का ठीक उसके सामने ही बैठा हुआ था। अर्पिता भी उस लड़के को देखकर उसके नज़दीक चले गए एंड अभी ना उसने अभिषेक को ऐसा बताया कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि शायद से वो उससे कुछ फ़ायदा निकालना चाहती थी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। उसने जागते ही अभिषेक को पूछा कि यहाँ पे कोई आसपास में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे लाइक मैं जा सकती हूँ और जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। देखो पहले तो अभिषेक बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब फाइनली उसकी जो बचपन की दोस्त है अब उसे लाइक जानने लग गई है, पहचानने लग गई है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड उसने अभी थोड़ा सोचा एंड कहा कि हाँ हमारे गाँव में पास में ही एक अंधेरे वाला जंगल है, लाइक जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, और रात में तो बात ही मत करो। फिर उस लड़की ने कहा कि चलो फिर जाते हैं हम लोग। अर्पिता ने कहा लेट्स गो। फिर उसके बाद अभिषेक अर्पिता को उस जंगल में लेके चला गया एंड वहाँ पे लेके जाने के बाद जैसे ही अर्पिता ने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है तो उसने जल्दी से अपनी सिगरेट बाहर निकाली और उसे लाइट किया। ये देख के अभिषेक बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, एकदम गुस्से में आ गया था कि अर्पिता तुम ये करने के लिए यहाँ पे आई हो, लाइक मैं बिलीव नहीं कर सकता इस चीज़ को। अर्पिता ने कुछ भी नहीं बोला, उसने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया उस वक्त अभिषेक को, कुछ भी नहीं बोला, एकदम शांत थी वो। कुछ देर तक वो दोनों वहीं पे थे एंड अभी अर्पिता की सिगरेट ख़त्म हो चुकी थी। फिर अभिषेक ने कहा देखो सूरज ढलने वाला है, रात होने वाली है, मैं अब रात में यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे लोग दिन में नहीं आते, मैं यहाँ पे रात में कैसे रुक जाऊँ।
एक काम करो, अगर तुमको सिगरेट एक स्मोक करना है तो तुम यहीं पे रुक जाओ, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कह के अभिषेक वहाँ से चला गया। अब अर्पिता की स्मोकिंग ख़त्म हो चुकी थी, सिगरेट सारे उसके ख़त्म हो चुके थे। अब उसने बोला कि चलो मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन अब सूरज ढल चुका था और रात आ ही गई थी। वहाँ से निकलने लगी थी उस जंगल से बाहर, एंड उसने उसी वक्त देखा कि कहीं तो आसपास से सिगरेट की बू आ रही है, स्मेल आ रही है। वो स्मेल कर सकती थी उसको एकदम क्लियरली, जैसे कि कोई तो एकदम नज़दीक में ही है, उसके इर्द गिर्द में ही कोई ना कोई तो है जो कि अभी अभी सिगरेट स्मोक कर रहा है। उस वक्त उसने बोला कि मुझे पक्का यकीन है कि आसपास कोई ना कोई तो है, मैं अभी उसे ढूंढते ही रहूँगी, क्योंकि अभिषेक ने कहा था कि यहाँ पे कोई भी होता नहीं है। फिर यहाँ पे अभी और कैसे हो सकता है कोई, वो भी सिगरेट पीने के लिए? दैट्स स्ट्रेंज। फिर वो आसपास ढूंढने लग गई। ढूंढते 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 वो सिगरेट के, उसको ऐसा लग रहा था कि उस स्मेल के मैं नज़दीक जा रही हूँ, लेकिन वो ना उस जंगल का जो एग्जिट था ना, वो उससे दूर जा रही थी। अब वो एक खंडर घर के पास आके खड़ी हो चुकी थी। वो आसपास नज़रें घुमा रही थी, लेकिन उसे वो सिगरेट जिसने स्मोक किया था वो इंसान नहीं मिल रहा था। फिर उसकी ना नज़रें उस खंडर घर के ऊपर गई, एंड उसने अचानक से देखा कि ऊपर एक लड़का खड़ा है। वाकई में छोटा सा लड़का, एक बच्चा खड़ा है ऊपर छत के ऊपर। अर्पिता बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। उसने बोले कि वहीं पे रुकना, हिलना नहीं है वहाँ से, वरना आप नीचे गिर जाओगे। एंड वो घर के अंदर भागते हुए गई, फर्स्ट फ्लोर पे गई, एंड जाके उसने देखा कि वो बच्चा वहाँ पे था ही नहीं। उसने नीचे नज़र घुमाई एंड देखा तो वो बच्चा नीचे ही पड़ा हुआ था। वो बच्चा नीचे गिर चुका था। अर्पिता भागते हुए नीचे गई, उसने उसको उठाया, एंड अब उस लड़के ने अपनी आंखें खोल के अर्पिता की तरफ देखा। अब उस बच्चे ने कहा कि जब बचपन में तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो अब क्यों बचा रही हो? ये सब कुछ सुन के अर्पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसकी नज़रें वापस से उस छत की ओर गई, और उसने देखा कि वहाँ पे अर्पिता ही खड़ी थी। मतलब जब अर्पिता छोटी थी, जिस तरीके की वो दिखती थी, वो ही वर्जन अभी ऊपर खड़ा था। अर्पिता सोच रही थी कि मैं तो यहीं पे हूँ, एंड ये लड़की मेरी जैसे कैसे दिख सकती है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखते ही देखते वो कुछ कर ना सकी, लेकिन वो लड़की का पैर फिसल गया एंड वो भी नीचे आके गिर गई। जैसे ही वो लड़की नीचे गिरी, अर्पिता को एक फ्लैशबैक आया एकदम झटके से कि मतलब शायद से मैं यहाँ पे नीचे गिरी थी, मेरे सर पे जो चोट आई थी इसके वजह से मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं किसी की शक्ल नहीं पहचान पा रही हूँ। ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ था इतने सालों पहले, मैं वो नहीं पहचान पा रही हूँ। फिर उसकी नज़रें थोड़ा साइड में गई तो उसने देखा कि कोई तो इंसान चलते हुए आ रहा है। ये कोई और नहीं, ये अभिषेक था। अभिषेक चल चल के उसके नज़दीक आ रहा था। शायद से वो थोड़ी खुश भी हो रही थी कि शायद से कोई इंसान है यहाँ पे अब मेरे सपोर्ट में। फिर उसने उसके हाथ पे कुछ फील नहीं हो रहा था। उसने देखा अपने हाथों की तरफ तो उसने देखा कि वो जो छोटा बच्चा था वो गायब हो चुका था। फिर उसके बाद जो अभिषेक चलता हुआ आ रहा था, उसने बोला कि वो जो बच्चा तुम्हारे हाथ में था ना, वो ही मैं हूँ, मैं ही हूँ वो बच्चा जो यहाँ पे फिसल के मर गया था। ये सब कुछ सुन के अर्पिता को होश ही नहीं आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है ये मेरे साथ। फिर अभिषेक ने एक और एक बात कही कि इस जंगल में कोई क्यों नहीं आता है तुम्हें पता है? इस जंगल में मैं रहता हूँ, ये मेरा जंगल है। इस जंगल में मेरी आत्माएं भटकती है। हर कोई गांव का सदस्य ये वाली बात जानता है। इसके लिए ना मैं किसी को यहाँ पे सुबह में आने देता हूँ, ना दोपहर में, ना शाम में, और रात को तो ये मेरा ही इलाका है। एंड जब यहाँ पे कोई भी नहीं आता था तो मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन तुम नहीं आती थी उसका दुख होता था। लेकिन आज 20 साल बाद जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो आज मेरे सामने खड़ी है। अर्पिता अभी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, वो कांप उठ रही थी बार बार। अब उसने अभिषेक से माफ़ी मांगना शुरू कर दी। तो वो एकदम गिड़गिड़ा रही थी अभिषेक के सामने कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं तुझे बचा ना सकी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो बस माफ़ी ही मांग रही थी जब से। लेकिन वो अभिषेक अब वो नहीं था जो कुछ देर पहले अर्पिता को मिला था। अभिषेक ने एक अलग ही रूप ले लिया था, डरावना दिख रहा था। एंड अभी अर्पिता भी उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, डर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ठीक उसके सामने उसकी ही मौत खड़ी है। अर्पिता वहाँ पे कैसे कैसे करके भागी, जंगल से बाहर निकली एंड भागते हुए दौड़ते हुए अपने दादी के घर पे जाके पहुँच गई। एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद उसने अपनी दादी को सारी बातें बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन गाइस फिर भी उसकी दादी ने कुछ बोला नहीं। उसकी दादी एकदम शांत थी। अर्पिता भी एकदम शॉक्ड हो चुकी थी कि मैंने इतना सब कुछ बोला है, इतना सब कुछ हुआ है मेरे साथ और आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। फिर उसकी दादी ने एक कहानी सुनाई
कि जब तू काफ़ी देर तक नहीं मिल रही थी तो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ गई थी। एंड मैंने देखा था कि अभिषेक और तू नीचे पड़े हुए हैं, दोनों के सर से खून निकल रहा है। फिर मैं चाहती तो मैं दोनों को बचा सकती थी, लेकिन मैंने उस वक्त सिर्फ तुझे चूज़ किया, सिर्फ तुझे चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर मैं दोनों को बचा लेती तो ये सारा इल्ज़ाम तेरे ऊपर ही आता, तेरे ही ऊपर आता। फिर मैंने जल्दी से तुझे उठाया एंड वहाँ से लेके चले गई। अस्पताल में जाके तुझे दाखिल कराया, और जब तू थोड़ी सी ठीक होने लग गई तो उसी रात को मैं वापस आई इस जंगल में। एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने अभिषेक को एक अधमरी हालत में यहीं पे दफना दिया। फिर उसके कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि गाँव में थोड़ी तो हलचल है, अभी अभिषेक को भी ढूंढा जा रहा था हर जगह पे। मुझे ऐसा लग रहा था ये इल्ज़ाम वाकई में तेरे ऊपर आ ही जाएगा, क्योंकि उसके मौत के ज़िम्मेदार कोई और नहीं, हम दोनों ही थे। तो मैंने जल्द से जल्द, कुछ भी होने से पहले, तुझे इस गांव से निकाल के शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए, ताकि तू सेफ रहे वहाँ पे। इन तुझे कभी गांव में भी नहीं आने दिया, मैं ही आती रही हमेशा शहर में। लेकिन जब तू 20 साल बाद इस गांव में आई तो मैं तेरे चेहरे के रंग से देख सकती थी कि तुझे भी अभिषेक दिख चुका है, क्योंकि वो सिर्फ तुझे नहीं दिखता, मुझे भी दिखता है। हर रात को आता है मेरे करीब, हर रात को मुझे खौफ से भर देता है, हर रात को मेरा दिल दहल उठता है, हर रात को डरती हूँ मैं, सोने से घबराती हूँ मैं। लेकिन मैं इसका कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी हो जाए उसके मौत की जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। फिर उसके बाद अर्पिता को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था ये सब कुछ सुनने के बाद। ऐसा लग रहा था कि वो जो इतनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ के बारे में भूल चुकी थी, अब वो उसे सब चीज़ें याद आ रहा है। लेकिन फिर भी उसको उसके करियर का लालच इतना ज़्यादा था कि उस वक्त भी उसने गाँव में किसी को कुछ भी नहीं बताया। एंड वो गांव छोड़ के निकल गई। एंड जाते वक्त ना वो अपनी गाड़ी से पीछे मुड़ के देख सकती थी तो वहाँ पे सब लोग तो खड़े ही थे, लेकिन उन सब के बीच में अभिषेक भी खड़ा था, जो कि अपना हाथ हिला रहा था। गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसी बहुत सारी मौतें होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट के वजह से होती है। चाहे ऐसे समझ लीजिए कि एक गाड़ी को पीछे से किसी और गाड़ी ने टक्कर मार ली हो, एंड जिसमें वो जो करने वाला था उसकी कोई भी दोष नहीं है, वो तो सिर्फ एक सिचुएशन, सिर्फ एक हालत के तहत हुआ होगा। लेकिन फिर भी उस इंसान की मौत तो हुई है ना, अचानक से हुई है। उसकी असली मौत के दिन से कई दिनों पहले हुई है, कई सालों पहले हुई है। उसको उस चीज़ का गम होगा कि तूने ये गलती कैसे करी, तो इसी रीज़न के वजह से वो उसको ज़िंदगी भर तक हॉन्ट करते रहेगी। एंड यही एक आगाह करना चाहूँगा मैं आप लोग को, एक अलर्ट देना चाहूँगा कि कभी भी कुछ भी करते हो ना गाइस, सोच समझ के करिए, चौकन्ने हो के करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ आज करिए लेकिन उसका भुगतान आपको ज़िंदगी भर तक देना पड़े, हर रात को देना पड़े। तो इससे चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।